नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। हमारी जिंदगी के कटु सत्य और उससे जुड़े अनुभव जब किसी बाल मन पर गहरी छाप छोड़ देते हैं, तो उससे सुलगती सोच से पैदा होता है जिंदगी का अडिग लक्ष्य, जिसके सामने सभी तमन्नाएं, सभी इच्छाएं निरर्थक साबित हो जाती हैं। हमारी आज की तेजस्विनी लद्दाख की पहली महिला डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लद्दाख की महिलाओं के महिला रोगों से जुड़ी समस्याओं को हल करने में ही समर्पित कर दिया। कठिन परिस्थितियों में दुष्कर लक्ष्य साध कर आप अकेले ही चल पड़ी इस मुश्किल राह पर, और आपके अदम्य इरादों की वजह से ही आज लद्दाख की महिलाओं का स्वास्थ्य की तस्वीर ही बदल गई है। आपके सराहनीय कार्यों की ही वजह से साल 2005 में जब विश्व के सभी देशों से 1030 वुमेन की सूची तैयार हुई, तो उसमें आपका नाम भी शामिल किया गया। और आपके सराहनीय और समर्पित योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने आपको साल 2006 में पद्मश्री और उसके बाद साल 2020 में पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा। हमारी आज की तेजस्विनी है लद्दाख की पहली महिला डॉक्टर, डॉक्टर सेरिंग लाहडोल। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो न केवल छोटी उम्र में ही बड़े मंसूबे ठान लेते हैं, बल्कि उन्हें हासिल करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। डॉक्टर सेरिंग लाहडोल ने एक ही मकसद से डॉक्टरी की पढ़ाई की और अपने आप को तैयार किया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर लद्दाख की महिलाओं के काम आ सके। 1970-80 के दशक के अस्पतालों में बमुश्किल पर्याप्त सुविधाओं की जटिल परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके अदम्य इरादों से लद्दाख में महिलाओं के स्वास्थ्य की तस्वीर ही बदल गई। डॉक्टर लाहडोल ने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ महिलाओं को स्त्री रोगों और सही पोषण को लेकर जागरूक करने का भी बीड़ा उठाया और रोग निवारण में अहम योगदान दिया। 75 साल की उम्र में भी मरीजों की सेवा में लगी डॉक्टर लाहडोल अब सर्वाइकल कैंसर के इलाज की सुविधाएं आम जन को उपलब्ध कराने पर काम कर रही हैं। 2005 में उन्हें विश्व भर से नोबेल पीस प्राइज के लिए चुनी गई 1030 वुमेन की सूची में भी जगह मिली। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित लद्दाख की पहली महिला डॉक्टर, डॉक्टर सेरिंग लाहडोल ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। डॉक्टर लाहडोल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तेजस्विनी में। थैंक यू। आपको देख के कतई विश्वास नहीं होता है डॉक्टर लाहडोल कि इस उम्र में, यू आर 75 इयर्स नाउ, इस उम्र में भी आप एक्टिव हैं और पेशेंट्स भी देखती हैं, क्लिनिक भी जाती हैं। जी जी बहुत खूब, बहुत खूब। और इस वजह से आप इतने लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं आज डॉक्टर लाहडोल। आपकी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो बहुतों को प्रेरित कर सकती है। इसीलिए आपसे शुरुआत करना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि 1979 में जब आप डॉक्टर बनी थी, उस वक्त कैसा माहौल था, किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध थी, कैसे डॉक्टरी की प्रैक्टिस आपने हॉस्पिटल्स में की उस समय? जी हाँ, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहा जाता था, बहुत ही छोटी सी, जहाँ पे फैसिलिटीज ऑलमोस्ट मिनिमम थी। तो शुरू से रीस्टार्ट करना पड़ा, टेबल से, एग्जामिनेशन टेबल से लेके ऑपरेशन थिएटर, हर एस्पेक्ट्स में सारा कुछ बिल्कुल नए से। मैं पहली गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी। यहाँ पे मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रेडीमेड हो। हर एक चीज शुरू से ही डिमांड करना पड़ा, ये चाहिए वो चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इट टुक लॉन्ग टाइम। तो तब लोग बिल्कुल अवेयर नहीं थे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास कंसल्ट करने की, एंटीनेटल केयर के लिए आते नहीं थे। और साथ में कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा वो भी लोग बता नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत शाय होती थी हमारे पेशेंट्स, और नंबर ऑफ पेशेंट्स वर वेरी लेस। तब शुरू से 5 पेशेंट से स्टार्ट हुआ, तो हर एक चीज सेटअप पहले करना पड़ा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट, जब सुना लेडी डॉक्टर आई हुई है, अब मैं लोकल थी, सबको मालूम था मैं आई हुई हूँ, तो उन्होंने शुरू किया आना आहिस्ता आहिस्ता, दिन ब दिन, महीने में, सालों सालों। इट टुक अ लॉन्ग टाइम। जी डॉक्टर लाहडोल, आप महिला रोगों की डॉक्टर थी और
अमूमन पढ़ी लिखी महिलाएं भी महिला रोगों को लेकर ज्यादा सजग सचेत नहीं होती हैं। लद्दाख में उस वक्त जब आप महिलाओं के बीच जाती थी, महिलाएं आपके पास आती थी, तो कहां तक संवाद स्थापित हो पाता था आप लोगों के बीच में कि वो आप में इतना विश्वास जता पाती कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो महिला रोगों से जुड़ी है वो भी शेयर कर पाती? मेरे ख्याल में जो पेशेंट्स आते थे वो उससे अपने साथियों को मोटिवेट करते थे, यहाँ पे ऐसे फैसिलिटीज है, आपको यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर को कंसल्टेशन के लिए जरूर जाना चाहिए, कोई डिफिकल्टी आपस में बातें करते होंगे गांव में ही। तो ये जाके ना दूर दराज से इलाकों तक अपने रिश्तेदारों जान पहचान के लोगों को पता लगने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उन्होंने भी शुरू किया कि यहाँ ना डॉक्टर को कंसल्ट करना। जब उनको लगा कि यहाँ जरूरी है आना है और हमें फायदा होती है तो वो खुद कन्विंस हो गए। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको इट टुक अ लॉन्ग टाइम। लेकिन आपने जैसा कहा कि एक एग्जामिनेशन टेबल से शुरुआत करनी पड़ी, एक एक चीज के लिए बोलना पड़ा, लेकिन लेह लद्दाख तो वो क्षेत्र है जहां बहुत ठंड पड़ती है, माइनस भी टेम्परेचर्स चले जाते हैं, 6-6 महीने वहां पर इसी तरीके का माहौल रहता है। ऐसे में महिलाओं के रोगों के साथ साथ गायनेकोलॉजी का रोल करना, क्या व्यवहारिक दिक्कतें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आई थी आपको? कभी यकीन नहीं कर सकते थे, इतना ज्यादा पुअर हमारे पास, बिल्कुल फैसिलिटीज की कमी थी, प्रॉपर स्टाइलाइजर नहीं थे। हमारे ऑटोक्लेव करने के लिए एक छोटी सी वो ऑटोक्लेव था, उसमें एक डॉक्टर के लिए शीट्स वगैरह करना, ग्लव्स वगैरह स्टरलाइज करना ऑपरेशन के दौरान, या लेबर रूम में कैसे स्टरलाइज करते थे, हम बॉयल करते थे ग्लव्स को, फिर उसको लटका के रखते थे ऐसे स्ट्रेन पे, तो उसको सुखा के पाउडर लगा के आप देखते थे। इतनी हमारी पुअर कंडीशन थी। अब मगर ऑपरेशन के टाइम पे जब पेशेंट का ऑपरेशन होता था, एब्डोमेन को ओपन करना था, यू आर सपोज टू हैव स्टरलाइज्ड थिंग, बिल्कुल कंप्लीट स्टरलाइजेशन के अंडर करना था। उसके लिए छोटा सा ऑटोक्लेव था, ड्रम्स थे, थोड़े थोड़े एक एक करके हम करते थे। तब इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज नहीं थे और टेम्परेचर बहुत ही मतलब 30-35 तक चली जाती थी सर्दियों में। 6 मंथ के लिए लद्दाख बंद था, बिल्कुल कट ऑफ फ्रॉम अदर प्लेसेस एक्सेप्ट फॉर द एयरलिफ्ट। अगर कभी हफ्ते में एक बार आते थे डकोटा, आप इमेजिन कर सकते थे। कुछ फैसिलिटीज की इतनी कमी थी, मुश्किल का सामना जो कुछ करना था हमने, मेडिकल जो प्रॉब्लम्स थे हमने यहाँ ही सॉल्व करने की कोशिश की। लकीली अपने जो डॉक्टर साहिबान थे मेरे से सीनियर फिजिशियन, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, वो लोग सब खड़े हो जाते थे हेल्प करने के लिए। आमतौर पे प्रेगनेंसी में तो बहुत एक्यूट इमरजेंसीज होती है, आमतौर कोई अबॉर्शन केस आया, कोई एपीएच आया, पीपीएच आया, और प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है हमारे पास, प्रॉपर हीटिंग सिस्टम नहीं था थिएटर में। लेबर रूम में डिलीवरी करते वक्त जहाँ पे एक बेबी के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना बिल्कुल जरूरी होता था, हम माइनस टेम्परेचर में बेबीज को डिलीवर करते थे और टेबल के नीचे हम स्टोव जला के टेबल को गर्म करते थे। अब इमेजिन नहीं कर सकते केरोसिन और स्टोव से, इतनी हालत बुरी थी। तो आप इमेजिन कर सकते, आप अभी कोई सोच नहीं सकता, इवन और लोकल डॉक्टर्स भी उसको नहीं समझ सकेंगे क्योंकि इतनी हालत खराब थी। तो इन्फेक्शन बहुत कम होती थी क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू एंटीबायोटिक्स। थोड़ी सी बिल्कुल माइल्डर फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड करते थे। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स जैसे दूसरी जगहों पे होती, यहाँ होती नहीं थी, इम्यून थे वो सारे। क्योंकि आप महिला डॉक्टर थी और महिलाएं महिला डॉक्टर से ज्यादा आगे बढ़कर अपना इलाज करा सकती हैं, एक ये विश्वास भी था। तो आप भी क्या इन दूर दराज के इलाकों में जाती थी? क्योंकि आपने कहा कि आने जाने के रास्ते नहीं थे, वाहन नहीं थे, ऐसे में पेशेंट्स तक कैसे पहुंचा जाता था? आप क्या कदम उठाती थी? लेकिन मैं घोड़े पे चढ़ के एक सिर्फ छोटे छोटे हिली एरियाज में रात को कभी जाना पड़ता था, घोड़े पे चढ़ के जाती थी पेशेंट्स को लेने के लिए। कभी कभी एक्यूट इमरजेंसीज होते थे, बहुत सीरियस पेशेंट एक गांव में गई थी,
घोड़े पे चढ़ के गई, रात को आई, सुबह सवेरे पेशेंट को लेके 2 बोरियों में भूसा भर के, उसको घोड़े के एब्सेस था बहुत ज्यादा एक्यूट इमरजेंसीज में, वहां पे हमने फिर ला के यहाँ पे ऑपरेशन किया। लकीली एवरीथिंग वेंट वेल। इस तरीके का। तो रात में बर्फ के बीच में जब ढलान पे चढ़ना होता था, वहां आपके लिए वो नहीं था, साधन रोड प्रॉपर नहीं थे, अंधेरे में बिल्कुल आप इसको घुटना टेक के चलना पड़ता था। वैसी हालत में भी गए, क्योंकि मैं इतनी टफ थी, क्योंकि अपना जिंदगी ऐसी इलाके में मैं पलन मेरी पोर्शन यहाँ ही हुई थी, यहाँ पैदा हो गई थी, हर एक हालत को मैं समझती थी। तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन रात को चलना जरा डरावना से भी था। दरिया सिंध के किनारे से एक ढलान से चढ़ के दूसरी तरफ से, हालांकि घोड़े पे चढ़ के वो लोग मेरे को स्काउट करते थे, मगर फिर भी अंधेरे में आप इमेजिन करिए, वहां से इस आइस के बीच में से पानी बह रहा है, उसकी आवाज से भी डर लगता था। ऊपर से कहते थे बातें नहीं करना, क्योंकि ऊपर से बोल्डर्स आता है, तो चुपके से जाना पड़ता था। इतनी हालत खराब होती थी हमारे। अब तो सड़कें बनी है, आज वो प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने इतने मुश्किलों का सामना आपने किया अपने मरीजों तक पहुंचने के लिए, और इसीलिए ये सवाल बनता ही है डॉक्टर लाडौल की, तब तक चूंकि लद्दाख में कोई महिला डॉक्टर नहीं थी आपसे पहले, ऐसा क्या था जिंदगी में जिसने आपको इस बात को लेकर प्रेरित किया कि आपको मेडिकल की लाइन से ही जुड़ना है? हाँ, मैंने यही महसूस किया जब मैं पढ़ती थी, जब एक लेडी डॉक्टर आई थी जम्मू का, सरला सानी, तो वो जहाँ भी कोई यहाँ पे फंक्शन होता था, स्टेथोस्कोप गले में लगा के वो फंक्शन अटेंड करते थे। हम स्पेक्टेटर्स होते थे बच्चे, एज ए चाइल्ड। तो लगता था कितनी खूबसूरत लग रही है डॉक्टर, बहुत कुछ यहाँ पे लेडीज को देखने आई हुई है। तो जो भी हो, LMP थी वो, उसकी 3 years कोर्स होता है, तब डॉक्टर्स भी ऐसे नहीं मिलता है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थे। तो मैं बहुत इम्प्रेस होती थी कि बस बहुत बढ़िया है। और दूसरी तरफ मेरे दादाजी बीमार हो गए, तो मुझे सिविल सर्जन के पास भेजा कि वहां से वो ब्लड प्रेशर मशीन लेके आना। मुझे ये लगा ये तो बहुत अच्छा है, शुगुन हुआ, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। मेरे हाथ में वो आया, ब्लड प्रेशर उठा के मुझे ये फीलिंग हुई मैं भी डॉक्टर बनूंगी। इसी तरीके से अब जब महिलाओं को डिलीवरी की प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम हो, उनकी डेथ होती थी, मैं सोचती इतनी जरूरत है हमारी जगह पे, जिसको देखने की जरूरत है, उनकी केयर करने की जरूरत है, उनको एजुकेट करने की जरूरत है। प्रिवेंटिव जो रोल मेरा बहुत था एक गायनी इन ऑब्स्टेट्रिक्स में, खासकर मेरे ख्याल में 80% इज प्रिवेंटिव। जो ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम है, पहले से उनको वार्निंग दे के हाई रिस्क को स्क्रीन करना, उनको समझाना, आपकी सेहत में तो डाइट, न्यूट्रिशन तो साथ में उनको बताना है, हाइजीन कितनी जरूरी है, अब अपने हेल्थ का ख्याल कितना रखना है, अपने जो खाने को स्किप नहीं करना है। ये चीजें मैंने फील किया कि इसकी जरूरत है यहाँ पे। खासकर लोगों को पहले एजुकेट करने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है। व्हाई इम्पोर्टेंट टू अटेंड हॉस्पिटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो मुझे ये लगा कि ये जरूरी है, कुछ ना करने की जरूरत। डॉक्टर लाडौल, हम देखते हैं कि जहाँ तो शिक्षा ज्यादा नहीं होती, जिन इलाकों में शिक्षा ज्यादा नहीं होती है, अमूमन वहां देखा जाता है कि स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के टैबू सुनने को मिलते हैं। क्या ऐसा कुछ लद्दाख में भी था? क्योंकि आपको जागरूकता करने के लिए भी आपने कहा कि काफी मेहनत करनी पड़ी। जी हाँ, पहले जब भी डिलीवरी होती थी, एक लेडी अनटचेबल भी हो सकता था, कहते देव देवता था, अपनी डिफरेंट फैमिलीज के लोग उस पे नहीं, उनके साथ नहीं बात कर सकते थे, उनके साथ मुलाकात नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर था हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, फिर हम पे कुछ बुरा असर होगा। उस टाइप के टेबूज थे। तो मेरे अपनी फैमिली में मेरे मदर जब उनकी डिलीवरी होती थी, जब मेरे छोटे ब्रदर सिस्टर्स जब डिलीवर हुआ, तो हमें इजाजत नहीं होती थी इनके कमरे में जाने की,
और हमारे फैमिली का डैडी बहुत कहते माना जाता था, सब लोग डरते थे उनके घर में, जिनके घर में डिलीवरी मतलब किसी और के हमारे घर में काम पे आते थे तो वो गेट से नहीं आते थे, जो काम के लिए भी आए तो वहां से बुलाते थे कि बताइए ये हमें चाहिए वो चाहिए, ऐसी बातें होती थी। इस हर एक फैमिली में ऐसा ही है कि जो सोशल गैदरिंग्स वगैरह, एक किसी के पास आप 7 दिन के बाद जा सकते थे, किसी के पास 1 महीने के बाद। मेरे अपनी फैमिली में 1 महीने के लिए बच्चों को माँ की कंफाइनमेंट रूम में जाना मना था, और उनके जो उनको खाना खिलाते तो असिस्टेंट जो उनको जरा सा सर्विस देती थी, एक बर्तन अलग से देते थे, किचन से बना के उसमें उल्टाते थे, नॉन टचेबल। महिलाओं की मुश्किलें तो और बढ़ जाती होंगी ऐसे हालात में। लेकिन डॉक्टर लाडोल, आपके जैसे परिवार की अगर हम बात करते हैं तो खेती बाड़ी का काम था आपके परिवार में, आपके माता पिता भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ऐसे में चूंकि एक जॉइंट फैमिली भी थी तो आपकी जिद थी कि आपको पढ़ाई करनी है, या फिर आपके माता पिता का भी पूरा सपोर्ट मिला आपको कि नहीं हमारी बेटी पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ाएं? बहुत ही, मैं कहती हूँ मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा मेरे फादर, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इतने ज्यादा सपोर्टिव थे, कहते हैं वो तुम जरूर डॉक्टर। मेरे फादर के जो मेरे दादाजी के भाई थे, उन्होंने कहा मैं हमारी बेटी ये जो डिलीवरी वगैरह नहीं कर सकेंगे, इट इज नॉट अलाउड, ये नहीं होगा, हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। मेरे दादाजी कहते थे अच्छा काम करने के लिए कोई बुराई नहीं होता है, यू मे डू एनीथिंग। इतना ज्यादा फ्रीडम थी मेरे लिए। वो विश्वास मेरे से वो मेरे को ये पता लगा, मुझे कोई शक होने की गुंजाइश ही नहीं रखा था। कहते हैं अच्छा काम करे, कोई देवता नाराज नहीं होता। आप जरूर मेडिकल में जा सकते हो, हैंडल कर सकते हो प्रेग्नेंट लेडीज को, आप डिलीवरी अटेंड कर सकते हो, कोई डर नहीं। इस टाइप की उनकी विजनरीज थे। मेरे दादा, मेरे फादर, मेरी दादी हमें ग्रूम करते थे, जमींदार होने के नाते। मेरी दादी बहुत एक्सपर्ट थी वेजिटेबल ग्रो करने में, सब कुछ फूल वगैरह वो करने में। अब मैं समझती हूँ वो मेरे ख्याल मॉडर्न एज जैसी थी उस हिसाब से उनकी सोच। यानी आपको आपके परिवार का पूरा सपोर्ट मिला डॉक्टर लाडोल, और इसलिए आप बढ़ गई और आगे डॉक्टरी करने के लिए आप श्रीनगर पहुंच गई। तो जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी तब भी क्या कुछ मुश्किलें आई आपको? और साथ ही इसके साथ जोड़ के पूछना चाहूंगी कि जो आपके अध्यापक थे, किस तरीके की ट्रेनिंग हुई आपकी, किस तरीके की मेडिकल की शिक्षा थी आपकी उस दौर की, क्योंकि पुराने वक्त की बात कर रहे हैं हम। जी हाँ, मैं अब देखिए श्रीनगर गई शुरू में, कॉलेज में बड़ी प्री यूनिवर्सिटी प्री मेडिकल मैंने पढ़ा, वहां पे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उसी हॉस्टल में, कॉलेज की कैंपस में हमारे गर्ल्स हॉस्टल थी, वहां पे तो टीचर्स थे बाहर से डिप्यूटेशन पे आए हुए, वो लोग भी उस स्टाफ रूम में रहते थे। अगर मैं लद्दाखी होने के वजह से वो बिल्कुल डिफरेंट थी दूसरों से, बोल चाल में, रहन सहन में कोई थोड़ा सा उनसे अलग से थे। तो उनको ये लगा ये बहुत दूर दराज के आए हुए हैं। उन्होंने कहा कोई मुश्किलात होगा, कोई सब्जेक्ट पढ़ाना हो तो तुम जरूर हमारे पास आ जाना। मैं जाती थी उनके पास और वो लोग मुझे साइंस पढ़ाते थे। फिर जाके मेरे प्री मेडिकल करने के बाद मैं मेडिकल कॉलेज में सीट मिला, तो वहां पे मुझे लगा अब तो मैं बहुत ही अच्छा हो गया, मैं यहाँ पे फिक्स हो गई हूँ, अब मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगी। बहुत मेहनत की, क्योंकि हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड वो चीज नहीं था जो श्रीनगर के लोगों को था। अपनी बराबरी के लिए, अपने उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। और लकीली टीचर्स बहुत मेहरबान थे, उनको पता था कि इतने दूर दराज इलाके से आई है तो इनको जरा सा हम इनकरेज करें। क्या हम ये माने डॉक्टर लाडोल कि आप हमेशा यही सोच के अपने आप को तैयार करते रहिए एक डॉक्टर के तौर पे कि आपको लद्दाख की महिलाओं
के जाकर सेवा करनी है? क्या ये सोच हमेशा आपके मन में स्पष्ट थी, क्योंकि इतनी मुश्किलें थी वहां पे और आपके सामने मौका था, अगर आप चाहते तो कहीं भी किसी बड़े शहर में जाके प्रैक्टिस कर सकती थी, लेकिन नहीं, आप तो वापस लद्दाख गई। जी हाँ, कोई वैसा ऐसी कभी बनक भी नहीं पड़ी मेरे को सोच में कोई चेंज। शुरू में जो सोची मैं उस पर डटी रही, क्योंकि यहाँ जरूरत थी, जहाँ शहरों में इतने डॉक्टर्स हैं, फैसिलिटीज है, सब कुछ है करने के लिए, हमारे वहां पे था ही नहीं कुछ। तो एक लोकल इंसान जो समझ सकता था उनकी मुश्किलातों को, तो उस तरीके से मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के आई थी। और मेरी यही एम थी कि मैं वहां जाके ही सर्विस करूं, जो हो सकता है मेरे से, वो मेरे में हमेशा रही है। ये मेरे हालत में कोई चेंज नहीं है शुरू से। लेकिन आपने और अपनी जिंदगी गायनेकोलॉजिस्ट में, डॉक्टर लाडौल, आपने अपनी जिंदगी में शादी नहीं की है, क्या ये आपकी अपनी मर्जी थी कि आपने शादी नहीं की, डॉक्टरी सेवा में ही लगी रही? और अगर आपकी अपनी मर्जी थी तो परिवार ने क्या विरोध नहीं किया इस बात का? बिल्कुल मेरे लिए फ्रीडम था, बिल्कुल जो मैं चाहती थी वही करने। एक तो मैं बहुत मेहनत करती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, उसी में इतने बिजी रहे, सोच में कोई वो नहीं आया बदलाव। और साथ ही साथ में मेरी ये थी, पहले मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनने का भी आइडिया नहीं था। जैसे जैसे एमबीबीएस पास किया, मेरे टीचर ने एनकरेज किया, यू मस्ट डू गायनेकोलॉजी नाउ। तो एडमिशन लिया और वहां पे फिर तो समझ लीजिए मुझे मेरा सब कुछ अच्छा फुलफिल होने लगे थे। बहुत चीजें जो जो आते गए, सब कुछ फैसिलिटीज मिलते गए, एनकरेजमेंट मिलता गया, इंस्पिरेशन मिली, इन चीजों से मेरे में और बदलाव आए। लेकिन आपकी जिंदगी में आपको इतना अनुभव मिला है डॉक्टर लाडौल, कई पीढ़ियों के आपने बच्चों की डिलीवरी करवाई है, ये कहना गलत नहीं होगा। क्या है ऐसा जो आप इतना उत्साहित करता रहा जिंदगी भर कि आप लगातार आगे बढ़ के काम करती रही? जी हाँ, क्योंकि लोगों का मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला है, उसी ने मेरे को ज्यादा ज्यादा इंस्पायर किया कि मैं और कुछ करूँ, और कुछ करूँ, मैं इससे बढ़ के, मतलब पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूं। तब और अब में क्या फर्क नजर आता है आपको? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, ये ऐसे विषय होते हैं जिन पर खुलकर बात ही नहीं होती है, आजकल भी बात नहीं होती है, लेकिन लद्दाख में तब और अब में क्या फर्क है? ओहो, शुरू में तो बिल्कुल कुछ समझते नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं था। अब यहाँ तक की है, उन्होंने अब सब में मुझे लगता है कि एजुकेटेड हो गए हैं, वो अवेयरनेस बढ़ी है, खुद आते हैं वहां पे, पूछना नहीं पड़ता है। इसमें काफी टाइम लगा लोगों को, एक पेशेंट से पेशेंट को प्रोपोगेट किया इस तरह से। अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे स्टार्ट है, हमारे पेशेंट अगर कन्विंस थे तो वो दूसरों को भी मोटिवेट करते थे। जैसे फैमिली प्लानिंग, फैमिली नॉर्म्स को कैसे रखना है, कुनबा कैसे रखना है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जोरों शोरों से फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम चला था। तो उसमें भी मैं परमानेंट एंड टेम्परेरी मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग करती थी। उसके लिए मैं कैंप से ऑर्गेनाइज करते थे पेरिफेरी में, रिमोट एरियाज में, विद माय टीम अंडर लोकल एग्जाम। इसके वो मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म किया विदाउट ऑपरेशन टेबल। इमेजिन कीजिए, इसमें इम्प्रोवाइज, जैसे ऑफिस की कोई टेबल लेके उस पर टांगे लगा के फिर उसके बाद हम उनको पोजीशन दे के ऑपरेशन करते थे। तब हमारे एक बहुत मेहरबान, बहुत ही लर्नर पर्सन थे, डॉक्टर हबीबुल्ला कांत। उन्होंने एक वो मंगवाया, गवर्नमेंट को लिख के लेप्रोस्कोपिक के दस्ते एक इंस्ट्रूमेंट लाया था, लेप्रोस्कोप लाया। तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए मैं श्रीनगर 1 महीने के लिए गई थी। गवर्नमेंट ऑफ JNK में जब हम स्टेट में थे तभी बहुत चेंजेस आ चुके थे। नया हॉस्पिटल मिला, SNM हॉस्पिटल, उसमें सारे फैसिलिटीज, हमारे सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आए हुए हैं, अपने लोकल्स। अब इमेजिन कीजिए तब की और आप में, अब गायनेकोलॉजिस्ट 6-6, 7-7 गायनेकोलॉजिस्ट हैं लद्दाख में, सर्जन 5-5, 6-6, फिजिशियन 5-5, 6-6, पीडियाट्रिशियन है, एनेस्थेटिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ENT स्पेशलिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, अनगिनत, इतना अच्छा है।
और फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है, हीटिंग सिस्टम है, प्रॉपर टॉयलेट है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, रनिंग वाटर है। तब कुछ भी नहीं था, हर एक चीज को आपको स्टोर करना पड़ता था। लेम लेके आप पेशेंट को इंजेक्शन लेने जाते थे। अब यकीन कीजिए प्रॉपर हमारे पास टॉयलेट नहीं था, इतनी हालत खराब थी। अब तो आप समझ लीजिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द स्टेट। वेरी गुड। यानी डॉक्टर लहदौल, आपने खुद बहुत मेहनत की और ये मेहनत आप लगातार करती रही। ये नहीं कि एक बार डॉक्टरी पढ़ ली काम खत्म हो गया, आप लगातार अपने आप को ट्रेन करती रही। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर लहदौल आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, उनके जवाब आपसे लेते हैं। शुरू करें? जी 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 जरूर। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? जी मैं सोचती हूँ मैं जो काम करूंगी उसको ठीक ढंग से करूंगी, ऑनेस्टली करूंगी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके। आपके टीचर्स, आपके अध्यापकों की तरफ से डॉक्टरी का सबसे बड़ा लेसन जो आपने सीखा हो? वो ही कहते थे बी पंक्चुअल इन योर ड्यूटी। ये आप ऐसे नहीं करें कि देर से जाएं, तो आपको ड्यूटी करना ही है, टाइम पे जाओ, जब भी कॉल आए तब भी जाना है, विदाउट एनी डिले। आपने जिंदगी भर महिलाओं के साथ, महिलाओं के लिए काम किया। एक ऐसी बात जो आपको लगता है महिलाओं को ध्यान जरूर देनी चाहिए? जब भी किसी भी औरत को कोई प्रॉब्लम हो, बिना हिचकिचाने के डॉक्टर को वो आप बता देना चाहिए। कोई चीज छुपने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंसानी जिंदगी में हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, इसमें कोई आप वो नहीं करना चाहिए। आपके मरीजों की आपने इतनी सेवा की है, कौन कौन से नाम हैं जो इन मरीजों ने आपको दिए हैं प्यार से? हाँ, मेरे को तो हर कोई मेरे जो बड़े लोग बेटी कहा करते थे, और औरतें और बराबर के लोग मेरे को दीदी कहते थे, लद्दाख में अच्छे कहते हैं, और छोटे बच्चे कोई अमाली कहते हैं, कोई बुआ जी, इसी तरीके से। उम्र के इस पड़ाव पर कौन सा ऐसा काम है जो अभी आपको लगता है कि अभी ये काम मुझे जरूर करना है? लद्दाख में जरा सा कैंसर की इंसिडेंस वुमेन में, सर्वाइकल कैंसर काफी प्रेवलेंट है, तो मैंने सोचा है इसको स्क्रीनिंग करने की सुविधा होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कोशिश की अपनी फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके, इफ यू कैन हेल्प अस। मेरी एक फ्रेंड है, वो एक्सपर्ट है, तो उनको मैंने इनवाइट किया था यहाँ। यानी आप सर्वाइकल कैंसर पर अभी काम करना चाहती हैं कि लोगों की स्क्रीनिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो। और आखिर में डॉक्टर लहदौल, आप 75 साल के हो चुकी हैं, 76 साल चल रहा है आपका, आज भी आप मरीजों को देख रही हैं, काम कर रही हैं। कब तक आप अपने आप को इसी तरीके से सक्रिय देखती हैं? जब तक मेरे हेल्थ परमिट करे, मेंटल फैकल्टी अच्छा होगा। अभी याददाश्त में भी थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया है। नजर तो मेरा ठीक है, जरा मेमोरी जरा मेरा काम होना शुरू किया, इसीलिए जरा सोचती हूँ जब तक मैं कर सकूंगी मैं जरूर करूंगी। अभी भी, अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा फिर आजकल मैं काम नहीं कर रही। बिल्कुल, लेकिन सभी लोग यही चाहेंगे कि आप हमेशा यूं ही उनके बीच रहें और इसी तरीके से मरीजों को देखती रहें, महिलाओं को जागरूक भी करती रहें, और जो आप सोच रही हैं वो आप कर सकें, यही शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लहदौल, हमारे साथ तेजस्विनी कार्यक्रम में बात करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप अपने ईमेल्स, अपने सुझाव, अपने सजेशंस हमें जरूर भेजते रहिए। आपके संदेश हमें बहुत प्रोत्साहित भी करते हैं और साथ ही कुछ बेहतर करने के लिए भी हमें आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। हमारा ईमेल एक बार फिर नोट कर लें, tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, आएंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।